तो बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं, थोड़ी सी बेनिफिट की बात करते हैं। पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इन बेनिफिट्स को, और उसके बाद जो है वो जब मैं बेनिफिट्स को एक्सप्लेन कर चुका हूंगा तो मैं आपको इलस्ट्रेशन के माध्यम से ये बेनिफिट्स को दोबारा एक्सप्लेन करूंगा, ताकि मेरे दोस्त कोई भी जो इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं उनके मन में कोई भी किसी भी तरह का कंफ्यूजन जो है वो अपने आप में ना बना रहे। तो अभी मेरे पास एक क्वेश्चन है, नाम नहीं है, सैमसंग करके लिखा हुआ है, तो शायद आपने मोबाइल से या किया तो इस वजह से वो आ रहा होगा। सर एज्यूम 100 रुपीज गुड्स की वैल्यू है और आईजीएसटी 18 रुपए है, तो दैट टैक्स हु इज कलेक्टेड। तो मैं आपको बताना चाहूंगा डियर कि अगर ऐसा है कि 100 रुपए का सामान है और उस पर आईजीएसटी 18% है, तो पूरा का पूरा आईजीएसटी कलेक्ट करने की जिम्मेवारी सेंट्रल गवर्नमेंट की रहती है। और फिर उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ये देखती है कि ये सामान अल्टीमेटली कौन सी स्टेट को गया, तो जिस स्टेट को जाता है वो उसमें से एसजीएसटी पोर्शन जो है वो उस स्टेट को ट्रांसफर कर देती है। तो अगर मान लीजिए आपने दिल्ली से सामान बेचा और आपका सामान मध्य प्रदेश में गया, तो उस केस के अंदर जो है वो 9 रुपया जो है वो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दिया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक रिकंसिलेशन के बाद। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की बर्डन है, आपकी कोई बर्डन नहीं है। आपको नहीं देखना कि मध्य प्रदेश को पहुंचा या नहीं पहुंचा, आपने अगर वो आईजीएसटी पे कर दिया तो आपके बायर को उसका क्रेडिट मिल जाएगा। उसकी स्टेट को कब आएगा और कब नहीं आएगा, दैट इज नॉट योर बर्डन, दैट इज नॉट योर वरी। आपको जो है वो उसके अंदर कोई वरी नहीं करनी होती है। स्टेट गवर्नमेंट के पास ये चला जाता है, कलेक्ट करने की जिम्मेवारी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की रहती है। इसके बाद विद्या का एक अगला क्वेश्चन है दोबारे, हाउ अ रिटेलर कैन चार्ज द जीएसटी। फॉर एग्जाम्पल ही सेल बिस्किट ऑफ ₹10, देन हाउ जीएसटी विल बी चार्ज एंड डिपॉजिट। विद्या मैंने जैसे आपको बताया एमआरपी बेस्ड प्रोडक्ट के अंदर रिटेलर जो होता है वो जो 10 रुपए का बिस्किट चार्ज करता है आपको देता है, तो वो 10 रुपए का ही दे देता है, वो आपको 10 रुपए 50 पैसे नहीं लेता है, क्योंकि वो कहता है कि जीएसटी इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो आप जो है वो कई बार क्या होगा कि आप देखेंगे इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, तो आप जो है वो उस केस में क्या हो रहा है कि आप जो है सामने वाले ने 10 रुपए के अंदर जीएसटी इंक्लूड किया हुआ है, तो आपको पता भी नहीं चलेगा, आप 10 रुपए का बिस्किट खरीद के ले आते हैं। लेकिन अगर उसका रेट 5 रुपए है तो आप 10 रुपए डिवाइडेड बाय 105 मल्टीप्लाई बाय 5 करके आप चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि उसकी जो वैल्यू है एक्चुअली में वो 9 रुपए 50 पैसे या 9 रुपए 55 पैसे प्लस 45 पैसा टैक्स, ऐसे करके जो है वो कैलकुलेट की गई है। तो आपको उसके अंदर जो है वो टैक्स इस तरीके से चार्ज किया जाता है, और वो क्या करेगा कि वो टैक्स जो है वो गवर्नमेंट को वो जमा कराएगा क्रेडिट लेने के बाद जो आपसे उसने कलेक्ट किया। सर एक्सपोर्ट सारा एग्जम्प्ट होता है जीएसटी से। एकता मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि एक्सपोर्ट जो है वो एग्जम्प्ट होता है, लेकिन दो बातें हैं, एक वो एक्सपोर्ट होना चाहिए, तो एक्सपोर्ट की अपनी डेफिनेशन है। एक्सपोर्ट कब माना जाएगा ये भी एक प्रोविजन है, तो वो हम सीखेंगे कि एक्सपोर्ट कब माना जाएगा और कब नहीं माना जाएगा। और दूसरी बात, अगर वो आपका एक्सपोर्ट है भी तो उसके बाद जो है उसकी एग्जम्पशंस लेने के लिए हमारे को कुछ प्रोविजन, कुछ नियम फॉलो करने होते हैं, वो भी हम लोग जो है वो अगले कुछ प्रोग्राम में समझेंगे, सीखेंगे, ताकि जो है वो हमारे को और ज्यादा क्लैरिटी आए। रेणुका का एक क्वेश्चन है, सर इन केस ऑफ इंपोर्ट आईजीएसटी विल हैव टू बी पेड एट द सेम टाइम दैट इज द टाइम ऑफ इंपोर्ट, द आंसर इज यस। रेणुका जैसे ही आप सामान इंपोर्ट करेंगे और आप कस्टम क्लियरिंग के लिए जाएंगे, आपको कस्टम ड्यूटी प्लस आईजीएसटी वहीं पर ही पे करना होगा। बाद में जो आपने आईजीएसटी पे किया है आप उसका क्रेडिट ले सकते हैं अपनी सेल के अगेंस्ट में। तो मान लीजिए सपोज कीजिए मैंने 100 पेन्स इंपोर्ट किए और उन 100 पेन्स के ऊपर 1 लाख रुपए के ऊपर मैंने 18,000 रुपए आईजीएसटी पे किया, तो जब वो पेन मैं मार्केट में 1,20,000 के इंडिया में बेचूंगा और उस 1,20,000 के अगेंस्ट में मैं जीएसटी चार्ज करूंगा, तो मैंने जो आईजीएसटी वहां पे किया था कस्टम ड्यूटी के टाइम पे, उसका क्रेडिट मुझे मिल जाएगा अगेंस्ट माई आउटपुट लायबिलिटी। मैं उसको एडजस्ट कर सकता हूं अपनी आउटपुट लायबिलिटी के अगेंस्ट में। तो रेणुका जी ने धन्यवाद कर दिया। और डू इंडिविजुअली चार्ज और कलेक्टिवली चार्ज मेरे को नहीं समझ में आया। विद्या आप क्या कहना चाहते हो, शायद क्वेश्चन को दोबारा आप रिपीट करें। चलिए आगे चलते हैं, और ये मेरे हिसाब से मैंने सारे क्वेश्चंस के आंसर कर दिए। एक बार के लिए कुछ चैट बॉक्स में नहीं है कुछ भी, तो चैट बॉक्स में सिर्फ आपको बताया गया है कि आप क्वेश्चन आंसर इसमें डालते जाइए। मैं कोशिश कर रहा हूं हर एक क्वेश्चन को आंसर देने की, साथ साथ ले रहा हूं ताकि आपके को क्लैरिटी आपको साथ साथ आती रहे
और आपके लिए एक ये हैप्पी लर्निंग वाला सिचुएशन हो, ताकि हम लोग जो है वो आगे बढ़े। दोस्तों अब हम बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो बेनिफिट्स हैं, ये कंज्यूमर की बात नहीं हो रही है, ये गवर्नमेंट की बात नहीं हो रही है, ये पूरे इकोनॉमिक सिस्टम की बात हो रही है, कंट्री के सिस्टम की बात हो रही है। टैक्स कास्केडिंग, टैक्स कास्केडिंग क्या होता है? पहले सबसे पहले समझ लीजिए, टैक्स कास्केडिंग का मतलब बहुत ही सिंपल शब्दों में अगर मैं बोलना चाहूं तो टैक्स पे टैक्स। आपने 100 रुपए का सामान मैन्युफैक्चर किया, उस मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर जो है वो आपको सपोज कीजिए 12% की एक्साइज ड्यूटी लग गई। अब जो है वो उसके ऊपर वीएटी भी लगना है, जैसे मैंने आपको समझाया। तो वीएटी किस पे लगना चाहिए, 100 रुपए के ऊपर या 112 रुपए के ऊपर? तो अगर मान लीजिए वो 100 रुपए के ऊपर लगता है तो वो बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन अगर वो 112 रुपए पे लगता है तो आपने प्रैक्टिकली जो वीएटी पे किया वो 100 रुपए पे नहीं किया, खाली आपने एक्साइज ड्यूटी के ऊपर भी किया, तो मतलब टैक्स पे टैक्स। ठीक है साहब, वो अपने आप में जो है वो एक अपने आप में एक उदाहरण है कास्केडिंग का। जो दूसरा उदाहरण होता है कास्केडिंग का, वो होता है कि जब हमारे को किसी का क्रेडिट नहीं मिलता। मान लीजिए एग्जांपल की बात करें कि अतुल गुप्ता ने जो है वो कुछ स्टेशनरी खरीदी, अब स्टेशनरी के ऊपर उसने वीएटी पे कर दिया, लेकिन जब वही सामान मैंने जो है वो 1 मिनट के लिए जब मैंने सर्विस दी तो मैंने सर्विस टैक्स चार्ज किया, तो सर्विस टैक्स के अगेंस्ट में वीएटी का क्रेडिट अवेलेबल नहीं था। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो जीएसटी में क्या है, जीएसटी में मैं भी सप्लायर और मेरा सामने वाला भी सप्लायर, हम सभी सप्लायर और सभी जीएसटी चार्ज कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले वाली रिजीम में जो मैंने एक एग्जांपल भी बनाया है, मैं सर्विस टैक्स चार्ज कर रहा हूं और मैं खरीद सामान रहा हूं तो वीएटी वाला खरीद रहा हूं और मुझे उसका क्रेडिट नहीं मिलता, तो वो भी एक अपने आप में कास्केडिंग इफेक्ट है कि जिसके अंदर मुझे प्रैक्टिकली जो मैंने परचेज करते हुए सामान खरीदा, वीएटी पे किया, उसको भी मैं अपनी कॉस्ट में जोड़ूंगा, वीएटी को भी मैं अपनी कॉस्ट में जोड़ूंगा और फिर सामने वाले से मैं कलेक्ट करूंगा। तो प्रैक्टिकली डबल टैक्सेशन या टैक्स पे टैक्स की बात करें तो वो सिचुएशन अपने आप में हो जाती है। तो इसे कहते हैं टैक्स कास्केडिंग। तो वो बच्चे जो अपने जो वो हमारे दोस्त यहाँ पर जो अटेंड कर रहे हैं और जो किसी तरह के कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये 2 एग्जाम्पल मैंने बताने की कोशिश करी, व्हाट इज टैक्स कास्केडिंग। अगला जो है वो डबल टैक्सेशन। डबल टैक्सेशन क्या होता है? एक ही एक्टिविटी पे 2 बार टैक्स लगना। वो मतलब क्या हुआ, कैसे एग्जाम्पल हो सकता है? तो अगर मान लीजिए सपोज कीजिए आप जीएसटी से पहले वाली रिजीम में जाएं और अगर आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएं या आप वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस दे रहे हैं, तो उसके ऊपर जो है वो क्योंकि एक पोर्शन को, अगर आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो क्या होता है, आप खाना भी खाते हैं मतलब गुड्स, और साथ में आप सर्विस भी लेते हैं मतलब वेटर की या दूसरी जो सर्विस होती है, मतलब एक ही एक्टिविटी के अंदर गुड्स भी है और सर्विस भी है। सेम वे में वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है, मटेरियल सप्लाई भी हो रहा है और कंस्ट्रक्शन भी हो रही है, तो वो भी दोनों चीजें हैं। अब झगड़ा क्या होता था कि 1 मिनट के लिए दोनों डिपार्टमेंट आपस में तय कर लें कि 50 तेरा 50 मेरा, तो ठीक बात थी। लेकिन यहां पर तो झगड़ा क्या था कि वैट डिपार्टमेंट बोलेगा कि मेरा तो 80% है, सर्विस वाला बोलेगा अच्छा मैं ऐसा थोड़ी हूं कि मैं इंफीरियर हूं, मेरा भी 40% है। तो ऐसे करके क्या होता था कि दोनों के झगड़े में वैल्यू जो है वो 100 की जगह 120 हो गई या 140 हो गई, क्योंकि 70 पे उसने टैक्स ले लिया, 70 पे उसने ले लिया। तो इस वजह से कई बार हमारे सामने ये एग्जाम्पल आया कि जब हमने ये देखा कि एक एक्टिविटी है तो 100 रुपए की, पर टैक्स जो है वो 120 140 रुपए के ऊपर जा रहा है, दैट इज कॉल्ड डबल टैक्सेशन। कि आपको जो है वो एक ही एक्टिविटी पे 2 बार टैक्स जो है वो अलग अलग तरह के देने पड़ रहे हैं। ये सारी बातों को जब हम लोगों ने जीएसटी में एड्रेस किया, कैटर किया, तो क्या हुआ, एक कॉमन नेशनल मार्केट बन गई। अब क्या हुआ, आप त्रिपुरा में सामान खरीदें या आप हरियाणा में खरीदें या आप 1 मिनट के लिए गुजरात में खरीदें या आप सपोज कीजिए चेन्नई में खरीदें, आप देश के किसी भी कोने में जाके सामान खरीदिए, आपको एक जैसा नियम मिलेगा। अगर आप ये पानी की बोतल का अगर 18% रेट है तो ये 18% रेट यूनिवर्सली पूरी कंट्री में एप्लीकेबल है। आपको ये नहीं है कि आपको जो है वो अलग अलग स्टेट में अलग अलग रेट देखने को मिलेगा, अलग अलग नियम देखने को मिलेंगे, वैसा नहीं होगा। तो इसलिए कॉमन नेशनल मार्केट जो है वो अपने आप में बन जाती है। नो एंट्री टैक्स क्या होता था, मैंने आपको बताया। एंट्री टैक्स का मतलब क्या कि अगर मान लीजिए आपका सामान जो है वो दिल्ली से चला और वो सपोज कीजिए जम्मू एंड कश्मीर में जा रहा है, तो उसके ऊपर जो है वो आपको एंट्री टैक्स देना है। प्रॉब्लम एंट्री टैक्स नहीं है, खाली प्रॉब्लम है आपको लंबी क्यू में लगना है। पता चला कि 1 मिनट के लिए हर एक ट्रक का वजन होगा, उसमें सामान चेक होगा और उसके बाद उसके हिसाब से एंट्री टैक्स कैलकुलेट होगा, और उसके इसमें क्या होगा कि आपको 2-2 दिन लग जाएंगे
यहां तक भी बात खत्म हो जाती तो कोई बात नहीं थी। अगर एक सामान एक कन्याकुमारी से चला और वो अगर जम्मू एंड कश्मीर जा रहा है, तो रास्ते में उसको 15 अगर स्टेट पड़ी या 20 स्टेट पड़ी, तो हर एक स्टेट के अंदर जो है वो एंट्री टैक्स कैलकुलेट होगा। तो आपका जो सामान है वो जो 3 दिन में पहुंचना चाहिए, उसको पहुंचने में 15 दिन लग रहे हैं। आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, आपका टाइम जो है वो अपने आप में इतना जाया हो रहा है जिसका कोई हिसाब नहीं। तो अल्टीमेटली क्या है कि कहीं ना कहीं पर अगर जीएसटी रिजीम में एंट्री टैक्स को खत्म कर दिया गया, तो उससे बहुत बड़ी कॉस्ट और टाइम की सेविंग जो है वो होती है। हमारी प्रोडक्ट कंपिटिटिव हो गई, क्योंकि ना तो मेरा कास्केडिंग इफेक्ट रहा, ना तो मेरा टैक्स पे टैक्स है। तो क्या हुआ, मैंने अगर मैन्युफैक्चरिंग करी, सपोज कीजिए कि मैं एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता हूं। पहले क्या था जी, मैं 100 रुपए का अगर मान लीजिए मैंने सेल करना चाहा, तो मैं 100 रुपए का सामान सेल नहीं कर पाता था, क्योंकि मुझे 70 रुपए का जो मैंने मटेरियल लिया उसके ऊपर टैक्स दिया, मैंने सर्विसेज के ऊपर टैक्स दिया, मैंने ट्रेडिंग जो मैंने रॉ मटेरियल खरीदा मैंने उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी टैक्स दिया। कुछ का क्रेडिट ही नहीं मिल रहा है मुझे, और कुछ में टैक्स के ऊपर टैक्स है। तो मेरी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो 70 रुपए 80 रुपए से बढ़कर 90-95 रुपए हो जाती थी। मेरा मार्जिन श्रिंक हो गया, मैंने प्रोडक्ट को रेट बढ़ा दिया तो वो अनकम्पिटिटिव हो गई। नेशनली नहीं, इंटरनेशनली कोई मेरे से खरीदना नहीं चाहता, कहता है कि भाई साहब आपका सामान ही महंगा है, क्योंकि अब मेरे सामान में टैक्स ही इतना लगा हुआ है। मैं कभी कोई टैक्स पे कर रहा हूं, कभी मैं कोई टैक्स पे कर रहा हूं, जिसका क्रेडिट ही मुझे नहीं मिल रहा है। इस वजह से जो है वो मेरी प्रोडक्ट जो है वो अनकम्पिटिटिव होती थी, जिसका अंदर जीएसटी में जैसे ही मैंने कास्केडिंग टैक्स हटाया, इफेक्ट हटाया, मैंने डबल टैक्सेशन हटाया, मुझे जो है वो अपनी प्रोडक्ट को सस्ता करने का एक मौका मिला। मैंने सस्ता किया या नहीं किया एक अलग विषय है, जिसको हम एंटी प्रॉफिटरिंग के अंदर जानते हैं, लेकिन अपने आप में सस्ता करने का मेरे पास एक सुनहरा अवसर है। इनपुट टैक्स क्रेडिट चेन, मैंने अभी एग्जांपल बताया। अगर मैं एक सर्विस प्रोवाइडर हूं और अगर मैं मान लीजिए कोई सामान खरीदता हूं और उस पर वीएटी पे करता हूं, तो चेन ब्रेक हो गई, वीएटी का क्रेडिट मुझे नहीं मिलेगा, वो मेरी कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। मैं सर्विस प्रोवाइडर हूं और मैं एक ट्रेडर को अगर कोई मान लीजिए ऑडिट की सर्विस देता हूं, तो उसको सर्विस टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलेगा जो मैं चार्ज करूंगा, क्योंकि वीएटी के अगेंस्ट में सर्विस टैक्स का क्रेडिट अवेलेबल नहीं है। तो ये जो चेन ब्रेक हो जाती थी, इस चेन को इंश्योर करने का काम किया जीएसटी ने, जिसकी वजह से मुझे अनइंटरप्टेड मेरी परचेज पे मुझे क्रेडिट मिल जाता। तो किसी भी तरह की परचेज हो, चाहे वो सर्विस की परचेज हो या गुड्स की परचेज हो, मेरे पास क्रेडिट अवेलेबल हो जाता है। इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन क्या होता है, मैंने आपको बताया। दिल्ली का सप्लायर है और हरियाणा का बायर है, क्या होता था, मैंने आपको बताया सेंट्रल सेल्स टैक्स लगता था, बिल्कुल ठीक बात है। वीएटी की जगह सीएसटी लगता था, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन साथ में क्या होता था, आपको सी फॉर्म लगाना है। नॉर्मल टैक्सेस 12% का, 12.5% का, लेकिन आपको 2.5% 2% टैक्स लगेगा, बशर्ते आप एक फॉर्म देंगे। अब वो फॉर्म देने के लिए आपको डिपार्टमेंट से इशू कराना है, वो फॉर्म के लिए लंबी लाइनें हैं या अपने आप में रिकंसिलेशन की बातें हैं। अगर गवर्नमेंट को सप्लाई करना है तो फॉर्म एफ लगेगा, अगर आपको जो है ब्रांच को ट्रांसफर करना है तो फॉर्म एफ लगेगा, अगर गवर्नमेंट को सप्लाई करना है तो फॉर्म डी लगेगा। ऐसे करके ना जाने कितने ही ऐसे फॉर्म्स थे जो मुझे डिपार्टमेंट से लाके अपने बायर को लाके देके सप्लायर को देने होते थे। क्यों, क्योंकि अगर मैं बायर हूं, मुझे 12.5% टैक्स नहीं देना, मुझे 2.5% देना है, 2% देना है, तो मुझे क्या है, गवर्नमेंट से फॉर्म लाके अपने सप्लायर को देना पड़ेगा, लो भाई साहब ये फॉर्म ले लीजिए और मेरा टैक्स कम कर दीजिए। फिर वो रिकंसिलेशन करेगा, फिर जो है वो सप्लायर जो है उन फॉर्म्स को यूज करके अपनी असेसमेंट करवाएगा। सो लॉट ऑफ बर्डन्स, लॉट ऑफ प्रैक्टिकल मैनुअल इश्यूज वर देयर, एंड दैट्स व्हाई आज की तारीख में किसी भी तरह के कोई फॉर्म जो है वो सिस्टम से एलिमिनेट कर दिए गए हैं। तो इसलिए क्या हुआ कि हमारी कहीं ना कहीं पर जो है वो इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन जो है वो अपने आप में इजी हो गई। इनपुट क्रेडिट मैं आपको बता चुका। अगली जो है कंप्लायंस कॉस्ट। इतना सुनने के बाद, इतना सारा मेरा बोलने के बाद, लास्ट 60 मिनट से मैं बोल रहा हूं, आप खुद ही 1 मिनट के लिए थक गए होंगे और बोलेंगे भाई साहब ये होता क्या था, हम तो नई जनरेशन है और हमें तो 1 मिनट के लिए ये सब कुछ जीएसटी में अच्छा हुआ हमें देखने को मिल रहा है। अगर हम पुरानी जनरेशन में होते तो इन लोगों के साथ क्या होता होगा, आपके पेरेंट्स के साथ क्या सिस्टम रहता होगा, तो आप खुद ही समझ सकते हैं। अगर वो 4 स्टेट में काम कर रहे हैं तो 1 मिनट के लिए प्रैक्टिकली अनबियरेबल सिचुएशन थी। तो इसलिए कंप्लायंस कॉस्ट का रिडक्शन भी अपने आप में एक बहुत बड़ा बेनिफिट है जो अपने आप में हमें मिला। एग्जम्पशंस कॉमन, क्या मतलब, एक स्टेट में एक एक्टिविटी टैक्सेबल है और वही एक्टिविटी दूसरी स्टेट में एग्जम्प्ट है।
करिए, आप कैसे काम करेंगे? एक स्टेट के अंदर उसका जो है रेट अलग है, दूसरी स्टेट में उसका रेट जो है वो अपने आप में अलग है। एक स्टेट में उसको WCT माना गया, दूसरी स्टेट के अंदर उसको WCT नहीं माना जा रहा है, तो आप इंटरप्रिटेशनल इशू में फंस गए। तो अल्टीमेटली क्या था कि आज, इससे पहले की सिचुएशन के अंदर हमारे लिए हर स्टेट अपने आप में एक नया एग्जाम्पल है, एक नया उदाहरण है, एक नई सिचुएशन है, अपने आप में नई तरह की इंटरप्रिटेशन है। उन सब बातों से हमारे को जीएसटी में अपने आप में निजात मिल गई, अपने आप में हमारे को एक्सेम्पशन मिल गई, अपने आप में हमारे को इजीनेस मिल गई। भैया मेरे को कुछ नहीं पता, मेरे लिए ये पानी की बोतल अगर मान लीजिए 18% है तो पूरी कंट्री में 18% है, कोई स्टेट वाइज कोई कंसेप्ट नहीं है, ताकि मेरे लिए पूरी वन नेशन वन मार्केट वन टैक्स जो है वो अपने आप में प्रूव हो जाता है। तो इस तरीके से जो है वो अपने आप में हमारे को ये सारे बेनिफिट्स हैं जो हमारे को सामने देखने को मिलते हैं। मनोज सैनी जी का एक क्वेश्चन है, सर टबैको एंड टबैको प्रोडक्ट्स पे एक्साइज एंड जीएसटी दोनों क्यों लगते हैं? आपने बोला कि एक्साइज खत्म हो गया, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा मनोज जी कि गवर्नमेंट ने 5 ऐसी चीजें हैं जिनको आज की तारीख में जीएसटी के अंदर पूरी तरीके से नहीं डाला है। जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, उसी तरीके से टबैको प्रोडक्ट है। तो क्योंकि जो है वो गवर्नमेंट को अल्टीमेटली जो है वो अपने एक्सचेकर को ध्यान में रखते हुए या और दूसरे रीजंस की वजह से गवर्नमेंट ने ये इंश्योर किया कि मैं कुछ चीजों को जीएसटी के दायरे में नहीं लाऊंगा। तो आपका सोचना बिल्कुल ठीक है कि एक्साइज ड्यूटी खत्म हो गई है, लेकिन उन 5 चीजों को छोड़ के, तो उन 5 चीजों के बारे में मैं बताऊंगा कि किन के ऊपर एक्साइज जीएसटी के दायरे में नहीं आई है। तो जो प्रोडक्ट जीएसटी के दायरे में नहीं आई है 5 चीजें, उनके ऊपर पहले की तरह से एक्साइज ड्यूटी, वीएटी और जो है सारी चीजें लगती रहती हैं। उनके ऊपर से जो है वो 1 मिनट के लिए जो है वो एक्साइज ड्यूटी भी लगेगी और उनके ऊपर जो है वो जीएसटी भी एप्लीकेबल हुआ रहता है। महिमा जी का एक क्वेश्चन है, इफ एसेट परचेज बाय एन ऑर्गेनाइजेशन इन मुंबई एंड द एसेट इज फॉर दिल्ली ऑफिस, इज इट पॉसिबल? इफ यस, व्हाट अबाउट जीएसटी? मैं आपको ये बताना चाहूंगा महिमा कि अगर मान लीजिए मुंबई ऑफिस ने एक कोई एसेट खरीदी है और वो एसेट जो है वो दिल्ली के लिए है, तो सपोज कीजिए कि मुंबई से ही खरीदी है, तो उस केस में क्या होगा कि मुंबई वाला ऑफिस जो है वो उसके ऊपर सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी देके परचेज करेगा, और उसके बाद वही एसेट जो है वो जब दिल्ली भेजी जाएगी तो मुंबई ऑफिस को उसको एक सप्लाई मानना पड़ेगा और उसके ऊपर दिल्ली ऑफिस से वो आईजीएसटी चार्ज करेगा। सिंपल भाषा में एक एग्जांपल के साथ बात करते हैं, 2 लाख रुपए की एसेट खरीदी और 18% के ऊपर उसके ऊपर 36,000 रुपए टैक्स जो है मुंबई ऑफिस ने दिया। अब मुंबई ऑफिस जब उस सामान को दिल्ली ऑफिस भेजेगा तो फिर वो 2 लाख रुपए के ऊपर 36,000 रुपए चार्ज करेगा आईजीएसटी के रूप में, और जो है वो 36,000 रुपए की आउटपुट लायबिलिटी जो उसने दिल्ली ऑफिस से कलेक्ट करने हैं वो उसको कलेक्ट करेगा, लेकिन जो उसके पास क्रेडिट पड़ा हुआ है 36,000 का, उससे एडजस्ट करके वो गवर्नमेंट को कुछ पे नहीं करेगा। इधर जो है वो क्रेडिट जो मुंबई में पड़ा हुआ था अब वो दिल्ली में आ चुका है आईजीएसटी के रूप में मुंबई ऑफिस से दिल्ली ऑफिस में, और दिल्ली ऑफिस जो है वो उस क्रेडिट को यूज कर सकता है अपनी किसी अगली आउटपुट लायबिलिटी के अगेंस्ट में।